हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस पेडागोजी की ये हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो दिया गया है सिलेबस में, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना। अब यहाँ स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया गया है कि हमें जो सिद्धांत हैं वो आपके शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं या फिर आपके जो सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जैसे कह दिया कि न्यूटन का सिद्धांत किसने दिया है या न्यूटन ने कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हैं तो सभी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चाहे आपके शिक्षण के सिद्धांत पूछ लें, और अधिकांशतया यहाँ पर जो पेडागोजी का टॉपिक है तो इसमें शिक्षण के सिद्धांत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर भी हम जितने भी आपके वैज्ञानिक तथ्य, अब आपका जो पूरा सिलेबस दिया है, चाहे आपका भौतिकी हो, रसायन विज्ञान हो, तो यहाँ से कई तथ्य निकल करके आते हैं। तो अब इतने सारे तथ्य तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इसके लिए यदि आपको तथ्य जानने हैं तो आप पूरे जो डीपली आपके जो सिलेबस के टॉपिक कवर कराए गए हैं उन सबको देखेंगे, तो वहाँ से आपके बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण खोजें एवं आविष्कार, तो ये तथ्य के रूप में ही आप इन्हें लेंगे। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि स्थिर वैद्युत का जो सिद्धांत है या जो स्थिर वैद्युत बल होता है, इसकी खोज किसने की, तो थेल्स ने की थी। सेल्सियस पैमाने के बारे में किसने बताया, तो सेल्सियस ने। अब इसके बारे में हम डीप में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने आपको ताप पढ़ाया हुआ था, ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेल्सियस के बारे में बताया, आपको केल्विन के बारे में बताया, फ़ारेनहाइट के बारे में बताया। ठीक है, और किसका क्या उपयोग होता है, सारी चीज़ें। इसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत किसका है, आइंस्टीन का है। शीतलन का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। तो यहाँ पर न्यूटन ने आपके गति विषयक नियम भी दिए हुए हैं जो कि आज ही हमने पढ़े हुए हैं, और यहाँ शीतलन का नियम भी इन्होंने दिया। नेक्स्ट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल ने दिया है। नेक्स्ट है आपका वैद्युत बैटरी, अलेक्जेंडर वोल्टा ने दी है। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया है, तो ओम ने दिया है। विद्युत ऊष्मा प्रभाव जूल ने। तो ये अधिकांश फैक्ट आपके भौतिकी से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्युत आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया है, तो कूलाम्ब ने दिया। विद्युतीय तरंग, हेनरिक हर्ट्ज। तो ये फैक्ट के रूप में ये तथ्य होते हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है लॉगरिथम, जॉन नेपियर। लेजर किरण, टी.एच. मेमन ने दिया। मेजर किरण, गोर्डीन, गीगर और टाउन्स ने दिया। फोटोन के बारे में आइंस्टीन ने बताया। फ़ारेनहाइट पैमाना, ये नाम पर ही दिए गए हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट ने। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस ने। नेक्स्ट है प्लावन का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने दिया। प्रेरक कुंडली, रूमकॉर्फ ने दी। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, स्नेल ने दिया। प्रकाश की द्रव्यों में चाल, फौकाल्ट ने बताई। प्रकाश की गति के बारे में फीजो महोदय ने बताया। प्रकाश का व्यतिकरण, थॉमस यंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हाइजीन्स ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, न्यूटन ने। परमाणु का कृत्रिम विखंडन, फर्मी ने। अब हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है, यदि समय होता तो इनके बारे में हम आपको डीप में बताते। ठीक है, सारी चीज़ें, और जो इस तरीके से ही तैयारी करते हैं वही अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिनो, इन्होंने पाउली के बारे में बताया। नाभिकीय विखंडन, ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन ने बताया। धारा विद्युत, अलेक्जेंडर वोल्टा ने बताया। दाब का नियम, पास्कल ने बताया। अब आपको ऐसी तैयारी करनी होती है जो बहुत पहले समय से लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने एक शब्द आपको दे दिया पास्कल, तो पास्कल के बारे में ना केवल आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने दाब का नियम बताया, बल्कि इनके बारे में कम से कम 10 फैक्ट आपको पता होने चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तब कहीं जा कर के आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायोड बल्ब, सर J.A. फ्लेमिंग ने बताया। डायनामेंट के बारे में अल्फ्रेड नोबेल ने बताया। नेक्स्ट है ट्रायोड बल्ब के बारे में लीडी फॉरेस्ट ने बताया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट है गति विषयक नियम, न्यूटन ने दिए हैं। कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन ने बताया है। नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने बताया। अब इनको कैसे भी करके आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी कोई ट्रिक कार्य नहीं करती है। ठीक है, याद है तो बिल्कुल सही, और याद नहीं है तो फिर आप तुक्का भी लगाएंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक जूल ने। आधुनिक एक्सकरण नली के बारे में कुलिज ने। अब अभ्र कोष्टक, CRT विल्सन। अति चालकता, कैमरलिंग, ओन्स। ठीक है, तो ये तो कुछ सिद्धांत और उनके आविष्कारक रहे। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानी या जो वैज्ञानिक हैं, सॉरी यहाँ वैज्ञानिक ही होगा। ठीक है, प्रसिद्ध विज्ञानी और उनका महत्वपूर्ण योगदान।
क्या रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो वैज्ञानिक के नाम दिए हैं वो कहाँ से हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। तो और इन्होंने कौन कौन से नियम दिए वो यहाँ पर लिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए, ठीक है। तो गैलीलियो ये इटली के हैं। जब हमने हमारा सौर मंडल स्टार्ट किया था वहाँ इनके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों को याद भी रहा होगा, अभी तक कुछ भूल भी गए होंगे, ठीक। तो गैलीलियो इटली के हैं। इन्होंने जड़त्व का नियम, अब जो जड़त्व का नियम है, ये जड़त्व क्या कहलाता है तो आज ही हमने पढ़ा हुआ है। गति के समीकरण इन्होंने दिए हैं एवं दूरदर्शी का निर्माण। नेक्स्ट है यहाँ पर जी मार्कोनी, ये भी इटली के हैं। इन्होंने बेतार संदेश, रेडियो तथा बेतार कैलीग्राफी के बारे में बताया। एनरिको फर्मी, ये भी इटली के। तो आप ऐसा करें कि जो इटली के हैं उनको एक जगह पर इंक्लूड करें, फिर जो भारत के हैं उनको अलग, और भारत के तो आपको याद रखने ही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एक, ठीक है। एनरिको फर्मी, इन्होंने कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान की, परमाणु भट्टी का निर्माण किया। नेक्स्ट है न्यूटन, न्यूटन कहाँ के हैं, इटली के हैं। इन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, गति के नियम दिए इन्होंने। परावर्तक दूरदर्शी के बारे में तो याद रखेंगे, परावर्तक दूरदर्शी की बात करते हैं तो न्यूट्रिनो, और दूरदर्शी या जो अपवर्तक दूरदर्शी होता है वो गैलीलियो ने बताया है, ठीक। अवकलन गणित का आविष्कार न्यूटन ने किया, द्विपद प्रमेय न्यूटन ने बताई। तो इतने सारे आपको याद नहीं रखने, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है जे थॉमसन, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। चैडविक ने, ये भी इंग्लैंड के, न्यूट्रॉन की खोज की। फेराडे, ये भी इंग्लैंड के हैं। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इम्पोर्टेंट है। विद्युत अपघटन के नियम, डायनेमो का आविष्कार, इनको याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट है जॉन डाल्टन, ये इंग्लैंड के हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉन डाल्टन। जब हमने परमाणु अणु के बारे में पढ़ा था तो इनका सिद्धांत आपको अच्छे से बताया हुआ था। नेक्स्ट है डेनिस ग्रोवर, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने त्रिबिंबीय फोटोग्राफी की खोज के बारे में बताया। हेनरी कैवेंडिश, इंग्लैंड, इन्होंने पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया। नेक्स्ट है हम्फ्री डेवी, इंग्लैंड के हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार। रॉबर्ट वॉटसन वॉट, इंग्लैंड के, रडार का आविष्कार, ये याद रखिए। डॉक्टर एच यूकावा, जापान के, इन्होंने मेसोन नामक कण की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर के एम कृष्णन, भारत के हैं। इनको याद रखिए, भारत वाले जितने भी आपके वैज्ञानिक हुए इम्पोर्टेंट भूमिका इनकी रही। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सी.वी. रमन के सहयोगी रहे। जे.बी. नार्लिकर, ये भारत के ही हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी भारत के हैं। खगोल विज्ञान, प्लावित भौतिकी, गणितीय धारा भौतिकी एवं सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजा रमन्ना भारत के हैं। इन्होंने भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकता है, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो राजा रमन्ना कहाँ के हैं, भारत के। विक्रम साराभाई भारत के हैं। अंतरिक्ष में खूब अच्छे से इनके बारे में आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट बी.टी. चौधरी, भारत की, परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी रहे। सतीश धवन, भारत के, इनके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट और रोहिणी के प्रक्षेपण में इन्होंने भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, भारत के हैं। 5वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, गणित संबंधी कई महत्वपूर्ण खोजें इन्होंने की। भास्कर प्रथम, ये भी भारत के हैं। 7वीं शताब्दी के सुविख्यात खगोल शास्त्री। भास्कराचार्य द्वितीय हैं, तो ये गणितज्ञ हुए, ठीक है, भारत के ही हैं। 12वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। श्रीनिवास रामानुजन, भारत के हैं। इन्होंने नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एस.एन. बोस, ये भारत के हैं। बोसॉन नामक कण के बारे में बताया, जो आपके मौलिक कण था आपके ब्रह्मांड उत्पत्ति का, बोसॉन, हिग्स बोसॉन हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट है भाभा, H.G. भाभा, भारत के हैं। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक भाभा हैं, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है M.N. साहा, भारत के हैं। तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया। सी.वी. रमन, भारत के, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव, क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन और खोज करी। बोस ने, भारत के हैं। J.C. बोस, बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। नेक्स्ट है रॉबर्ट ओपनहीमर, अमेरिका के, परमाणु बम का निर्माण 1954 ईस्वी।
H.A. बेथे अमेरिका तारों में ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या। फाइनमैन अमेरिका क्वांटम विद्युत गतिकी में शोध कार्य किया। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के हैं। फोनोग्राफ, विद्युत बल्ब, चलचित्र, टेलीग्राफ आदि का आविष्कार। तापायनिक उत्सर्जन की खोज इन्होंने करी। डॉक्टर एडवर्ड टेलर अमेरिका के हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण, इसे याद रखिए, 1952 ईस्वी। मिलिकॉन अमेरिका इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण इन्होंने किया था। रोंटगन जर्मनी एक्स किरणों का आविष्कार। आइंस्टीन जर्मनी आपेक्षिकता का विशिष्ट और व्यापक सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता, फोटोन खोज, द्रव्यमान क्षति का पता। हाइजेनबर्ग जर्मनी के अनिश्चितता का सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण इन्होंने करा। जोहानस केपलर जर्मनी ग्रहों की गति के नियम दिए। बारडीन जर्मनी अतिचालकता का सिद्धांत। मैक्स प्लॉन्क जर्मनी के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है मैक्सवेल स्कॉटलैंड के हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। गैस के अणुओं के वेग का वितरण नियम। हेनरी बैकुरल होगा यहाँ फ्रांस के। रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है डी ब्रोंगली फ्रांस के हैं। द्रव्यों तरंगों की भविष्यवाणी और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। नील्स बोर की संरचना हमने पढ़ी है, डेनमार्क के थे। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और वितरण के क्वांटम सिद्धांत दिए। आर्किमिडीज यूनान के हैं। द्रवों में उत्प्लावन संबंधी नियम का प्रतिपादन। लीवर का सिद्धांत। आर्किमीडियन स्क्रू का निर्माण। विशिष्ट गुरुत्व की खोज की। ए सलाम पाकिस्तान के विद्युत चुंबकीय क्षीण बलों का एकीकरण। कापरनिकस पोलैंड के हैं। सौर मंडल की खोज, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो सिद्धांत हैं, किसका आविष्कार किसने किया है, और कुछ आपके जो आविष्कारकों के नाम रहे इम्पोर्टेंट, तो वो यहाँ पर हमने देखे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि इससे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में हमें यही पढ़ना होता है। विज्ञान शिक्षण क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। तो विज्ञान शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, हर सब्जेक्ट के अपने सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ स्पष्ट तौर पर नहीं बताया कि हमें कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं। यहाँ शिक्षण दिया होता तो फिर हमें शिक्षण सिद्धांत ही पढ़ने थे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना होता है, तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो पेडागॉजी में अक्सर यही पूछा जाता है। तो शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। किस शिक्षण के, तो हमारे विज्ञान शिक्षण की। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इस सिद्धांत की भूमिका है अध्ययन के लिए, तो इसमें करके सीखना, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, आपको कुछ रटना ही नहीं, नाम से ही आप समझ सकते हैं। यदि आपने थोड़ी बहुत भी पेडागॉजी पढ़ी हुई है, बाल विकास पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनको क्रियाशील करके सिखाया जाता, अन्वेषण विधि आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। क्रियाशीलता का मतलब है कि यहाँ केवल शिक्षक नहीं बल्कि बच्चों को सक्रिय रूप से भागीदारी हर चीज़ में देनी चाहिए, ठीक है। चाहे पढ़ना हो, चाहे कोई कार्य करवाना हो या प्रोजेक्ट बनवाना हो, तो हर चीज़ में जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, स्वयं क्रियाशील रहते हैं, तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। शिक्षार्थी जब करके सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता, मतलब उसको लंबे समय तक चीज़ें अपने दिमाग में रहती हैं, ठीक है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का मतलब अपसारी चिंतन, तरह तरह से बच्चा सोच सकता है कई तरीके से, और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। शिक्षार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलापों में लिप्त होगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। मतलब कोई कार्य उसको दे दिया, जैसे एक समस्या उसके सामने आ गई, मान के चलिए कोई पेंसिल है वो टूट गई है, ठीक है। तो आपने उस पेंसिल को जोड़ना बताया एक बार, फिर बच्चे से स्वयं आप करवा के देखेंगे तो बच्चा इस कार्य को करने में तरीके से अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्या करेगा, चिंतन करेगा कि इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यदि ये दोबारा पेन नहीं बन सकता तो इसका यूज हो सकता है, इसमें हम कलर भर के रंग बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ज्ञान और बढ़ेगा। शिक्षार्थियों को कई तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ कहा है कि किसी पौधे के विषय में जानकारी देना है या उसके भागों के बारे में बताना है, तब उससे कहा जा सकता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और उनके भागों का अवलोकन करे।
तो वह बच्चा घर पर अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे होंगे उनको देखेगा, उनका अवलोकन करेगा, ठीक है, और तरह तरह की गतिविधियां करेगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कराता है। इससे अधिगम सक्रिय और सार्थक होता है। इससे शिक्षार्थी में स्वयं सीखने, स्व अध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बच्चे आपका जो विज्ञान शिक्षण है उसके किस सिद्धांत के अनुसार स्व आकलन या स्व अध्ययन या अवलोकन कौशलों का विकास करता है। ऑप्शन देगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, तो आपको बताना है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। अब दूसरा आपके विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना चाहिए। मतलब ऐसा हमें माहौल तैयार करना होता है कक्षा का या विद्यालय का कि बच्चे उसमें अधिक से अधिक रुचि लें, ना कि बोरियत महसूस करें, ठीक है। अब चाहे आपका विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, आपने समावेशी शिक्षा पढ़ी होगी, 2 प्रकार के बालक होते, विशिष्ट और सामान्य बालक, ठीक है। फिर जो विशिष्ट बालक होते उसमें कई तरीके के बालक आते हैं आपके, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, ठीक है। तो ये सारे, तो चाहे आपका कक्षा में बहुत ही होशियार बच्चा हो या बहुत ही कमज़ोर बच्चा हो, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हर बच्चे की रुचि उसमें हो, ठीक है, हर बच्चा हर चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहे। तो यह सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना और उनमें जिज्ञासा उत्पन्न, मतलब एक ललक होनी चाहिए बच्चे में कि हाँ हम भी सीख सकते हैं। एक कमज़ोर बच्चा भी ये मतलब अनुभव करे कि हाँ हम भी ये सीख सकते हैं। अतः विज्ञान की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ यही बात नहीं है कि केवल कमज़ोर बच्चों को ध्यान में, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, यदि हम जो नीचे स्तर की चीज़ें होती हैं उनको सिखाते हैं तो उनको बोरियत होने लगती है, जो उच्च लेवल का जानते हैं। तो हमें ऐसा यहाँ पर लेवल रखना होता है कि ना तो जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं उनको बोरियत हो और ना ही कम बुद्धि लब्धि वाले ये सोचें कि हम नहीं सीख सकते। तो दोनों का एक लेवल रखना होता है, ठीक है। अतः विज्ञान की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी उसमें रुचि लें, वैज्ञानिक के बारे में रोचक बातें बताएं, उनको खोजें बताएं कि किसने क्या खोज की है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञान का इतिहास, और ये भी बताना चाहिए कि वैज्ञानिक कोई भगवान नहीं होते, हमारे जैसे ही मनुष्य हैं। जब वो ये खोज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तरह तरह से बच्चों को प्रेरित करना है ताकि बच्चे पढ़ाई में भी रुचि रखें और कुछ नया करने की स्वयं से सोचें। आदि को विज्ञान में शामिल करने का उद्देश्य भी विषय वस्तु को रोचक बनाता है। जब हम इतिहास की बातें बच्चों को बताते हैं तो बच्चे आगे की चीज़ें जानना चाहते हैं, ठीक है, कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक होते हैं, ठीक है। तो रुचि का सिद्धांत यही बताता है कि बच्चों को जो है ऐसा अधिगम, ऐसा माहौल हमें देना है कि हर बच्चा सीख सके उनकी रुचि के अनुसार। नेक्स्ट है उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का इससे विकास होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत प्रेरणा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ पर बच्चों को जो है आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, ना कि बाह्य रूप से, ठीक है। जब बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो स्वयं कुछ करने का सोचते हैं, सीखने का सोचते हैं, ठीक। तो प्रेरणा अभिप्रेरणा किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र या केंद्र बिंदु होता है। तो आपने पढ़ा होगा अधिगम का जो केंद्र बिंदु है वो आपकी अभिप्रेरणा ही मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु होती है, आपने CDP में अभिप्रेरणा खूब पढ़ा होगा, मोटिवेशन, मोटिव शब्द से बना होता है, टू गाइड करना इसका अर्थ होता है, ठीक। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है, अंदर से सीखने के लिए उत्सुक होता है बालक, जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। यदि हम बाह्य रूप से प्रेरित करेंगे तो कुछ समय के लिए बच्चा सोचेगा कि हाँ हमें ये पढ़ना है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो भूल जाता है, फिर मन से ही सारी चीज़ें निकाल देता है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यदि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है तो फिर वो ठान लेता है कि हाँ हम ये करके ही दिखाएंगे आदि चीज़ें। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी होती है कि हमें किस तरीके से और कैसे बच्चों को सिखाना है, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अधिगम कराना चाहिए। तो एक योजना के तहत जो कार्यबद्ध मतलब किया जाता है कार्यबद्ध तरीके से, तो वही नियोजन होता है। सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं आदि को ध्यान में भी रखना होता है कि कौन कमज़ोर बच्चा है, कैसे सीखेगा, कौन इससे थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आदि चीज़ें। तो इसमें हमें निम्न बातें ध्यान रखनी होती हैं। कार्य विश्लेषण, मतलब कार्य जो होता है उसको बांट दिया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है।
जब शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है तो वह रुचि के साथ कार्य करता है। मान के चलिए कोई बच्चा है वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसका लक्ष्य क्या है, इंजीनियर बनना, तो उसको इसी के तहत पढ़ाई करवाई जाती है और बच्चा फिर इसमें रुचि भी लेता है, क्रियाशील भी होता है और एक लक्ष्यबद्ध तरीके से कार्य भी करता है, क्योंकि उसे लक्ष्य प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो यही निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। नेक्स्ट, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। आपकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसका मतलब ही आपने खूब पढ़ा होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसमें संसार के कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। तो प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने की क्षमता स्तर एक जैसा नहीं होता। उसके सीखने की क्षमता स्तर को जन्मजात और वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। कोई शिक्षार्थी रट करके सीखता है, कोई हस्तपरक गतिविधि करके सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई मंद बुद्धि होता है तो देरी से सीखता है, तो आदि। तो ये बहुबुद्धि वाले बालक होते हैं। तो संसार के किसी भी बच्चे को एक प्रकार से नहीं सिखा सकते, यही आपकी वैयक्तिक विभिन्नता है। ठीक, हर बच्चे को सीखने के लिए अलग अलग स्तर का मतलब मटेरियल लाना होता है। इसके बाद अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। तो अधिगम के स्थायी और सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में और उसका ज्ञान बढ़ता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अभी आपको बता दें, आपने जैसे मापन वाला टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, अब आपने बहुत दिनों से मापन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी जो नए नए टॉपिक आते जा रहे हैं आप उनको कवर कर रहे हैं, तो ये आप भूल भी सकते हैं मापन। ठीक है, इसीलिए इनकी आवृत्ति होनी चाहिए। आप इसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर से आपकी मतलब माइंड में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यही होता है आवृत्ति का सिद्धांत, ताकि बच्चे अभ्यास करते रहें और चीज़ों को भूलें ना। ठीक, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए, मतलब यहाँ लोकतांत्रिक या प्रजातंत्र का मतलब होता है कि यहाँ शासन के अधीन चीज़ें ना होकर प्रजा के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सब बच्चों का विकास को ध्यान में रख करके। तो यही होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, मतलब इसमें एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये होते हैं आपके विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत। अब देखते हैं विज्ञान शिक्षण के सूत्र। हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग सूत्र होते हैं, तो ये विज्ञान शिक्षण के सूत्र हैं और इनका महत्व क्या है। तो देखिए, अधिगम को प्रभावी और सफल बनाने के लिए पूछ लेता है कभी कभी विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ऑप्शन दे दिया अधिगम को प्रभावी सफल बनाने का मतलब बनाने के लिए, दूसरा दे दिया बच्चों को मनोरंजन। तो कभी भी ऐसी बात यदि आती है कि किसी का मनोरंजन करना है तो वो बात हमेशा गलत होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो एक क्यों बनाए गए हैं शिक्षण के सूत्र, बच्चों को प्रभावी और सफल बनाने के लिए, बच्चों को नहीं, अधिगम को। ठीक, शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना आना चाहिए। ये शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात। अब कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, वो पहले अज्ञात चीज़ों के बारे में बच्चों को बताने लगते हैं और बच्चे कुछ समझ भी नहीं पाते। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दें, बच्चे को हमें पानी के संरक्षण के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट उसको यदि हम ये बताएंगे कि मतलब नदी से किस प्रकार से हम जल को एकत्रित कर सकते हैं, या फिर बारिश का पानी है, बारिश के पानी को हम बावड़ियों में भर करके एकत्रित कर सकते हैं, तो ये बालक नहीं समझ सकता। ठीक है, मतलब छोटा बालक है प्राइमरी लेवल का, तो उसको पहले उसके घर से समझाना चाहिए कि घर पर आपका जो पानी का नल लगा होता है उससे कैसे पानी आता है, फिर हम इसको कैसे बचा सकते हैं, तो बच्चा आसानी से समझेगा। मतलब उसके निजी जीवन से जोड़ करके जो बच्चा जानता है चीज़ें पहले उसे बताएं, इसके बाद अज्ञात चीज़ों को बताएं, इससे बालक अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो पहला शिक्षण सूत्र यही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विज्ञान शिक्षण का कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन दे दिया, पहला दे दिया मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल ये तो है। फिर कह देगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये शिक्षण सूत्र नहीं है, ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं। तो शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थी को नवीन ज्ञान देना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है, पाचन को भोजन के पूर्व ज्ञान बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। पाचन का अधिगम तभी प्रभावी और सफल होगा जब शिक्षार्थी भोजन के विषय में पता करेंगे। तो एग्जाम्पल कोई भी हो, आपको बस समझना है। दूसरा आपका दिया है शिक्षण सूत्र,
मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान, मतलब मूर्त का मतलब है जो बच्चों को दिखाई दे रही हैं चीज़ें, पहले उसका अध्ययन कराएं, फिर जो दिख नहीं रहा उसके बारे में बताएं। ठीक है, डायरेक्टली यदि आप ऐसा बता देंगे, जैसे आपने कोई अमूर्त चीज़ के बारे में बता दिया, आत्मा परमात्मा कह दिया, बालक नहीं समझता, तो पहले आप जो दिख रहा है मनुष्य के बारे में बताइए, मूर्त चीज़ हो गई, फिर इसके बाद आप आत्मा परमात्मा पर जाइए, तब बच्चा समझेगा। तो मूर्त से अमूर्त मतलब शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए जिसे वे छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें। उनको कल्पनाशीलता अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए, कब? मूर्त के बाद में। जैसे एग्जाम्पल दिया है, शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाला पक्षी दिखाया गया और घोड़ा तत्पश्चात उनसे कहा गया कि वे सोचें कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा, तब वे कल्पना करेंगे कि उड़ने वाले घोड़े के भी पंख होंगे, तभी वह उड़ पाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सरल से जटिल, मतलब पहले सरल चीज़ों का ज्ञान दें, फिर इसके बाद जटिल चीज़ें बताएं। तो यहाँ पर कहा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए, मतलब उसके दैनिक जीवन, निजी जीवन, व्यवहारिक पक्ष से जोड़ करके। उनको जटिल अवधारणाएं और तथ्य बताएं, कब? जब सरल चीज़ें बालक सीख चुका होगा। जैसे विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले शिक्षार्थियों से प्रश्न करना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवास में रहते हैं। तत्पश्चात उन्हें बताना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के आवासों की क्या भिन्नता है। जैसे यहाँ सरल के बारे में मान के चलिए, बच्चे जो हैं वो असम के हैं, तो असम में बांस के घर पाए जाते, तो पहले बच्चों को उनके स्वयं के घर के बारे में बताएं, फिर इसमें भिन्नता बताएं कि आपके यहाँ ऐसे घर बनते हैं, आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ मिट्टी के बने घर होते हैं, फिर इसके बाद आप अदर स्टेट जैसे मनाली में जाएंगे तो मनाली में आपके जो हैं पत्थर और लकड़ी के घर बनते, तो फिर बच्चा आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि वो सरल चीज़ जान चुका है, अपने परिवेश के बारे में समझ चुका है। फिर वो जटिल चीज़ें बताएंगे तो अंतर भी कर लेगा। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, पहले बालक को पूर्ण चीज़ का ज्ञान दें, उसके बाद अंश के बारे में बताएं। इसका मतलब है कि पहले बच्चे को संपूर्ण सामग्री दिखाएं, उसके बाद उसके एक एक पार्ट्स को दिखाएं। मान के चलिए कोई मनुष्य है तो पहले मनुष्य की संपूर्ण तस्वीर उसको दिखा दें, तो वो समझ लेगा कि हाँ एक मनुष्य है। फिर उसके एक एक पार्ट्स को आप बता सकते हैं कि इसकी आँखें ऐसी होती हैं, इसकी नाकें होती है, इसके कान ऐसे होते हैं, इनका कैसे कार्यक्रम चलता है, आदि चीज़ें। ठीक है, तो अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद विभिन्न अंशों का, जैसे यातायात के साधनों के विषय में पढ़ाने से पहले उन्हें यातायात के साधनों के विषय में पहले बताएं, उसके उपरांत एक एक यातायात के साधन, जैसे पहले बालक को बता दें कि ये आपके जिसमें 2 पहिए होते हैं वो आपकी साइकिल हो सकती, मोटरसाइकिल हो सकती है। इसके बाद 4 पहियों का वाहन का नाम ए होता है। फिर इसके बाद इसके फ़ायदे बताएं कि क्या फ़ायदे हैं, नुकसान बताएं, आदि चीज़ें। जैसे एक और एग्जांपल दें, जैसे आपको किसी जानवर हाथी के बारे में पढ़ाना है तो पहले हाथी, संपूर्ण हाथी का चित्र या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से हाथी को दिखा दें। इसके बाद हाथी का एक एक पार्ट्स बताएं कि इसके कानों का क्या उपयोग होता है, इसकी पूँछ का क्या इस्तेमाल है, इसका काला रंग क्यों होता है, आदि चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशिष्ट चीज़ों का ज्ञान कराएं, इसके बाद सामान्य चीज़ें बताएं। तो आपके विशिष्ट उदाहरण होते हैं, आपने आगमन विधि पढ़ी होगी, और आपके सामान्य होते हैं जो वो आपके नियम होते हैं। तो पहले विशिष्ट उदाहरण दें, इसके बाद उसके अर्थ को स्पष्ट करें, उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण दें। जैसे एग्जाम्पल दिया है, शिक्षार्थियों को यह बताना कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद अन्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें कि अन्य जीवों को भी भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, आदि चीज़ें। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है आपका तोड़ना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए। इसके उपरांत उन तथ्यों को संयोजित कर संश्लेषण, मान के चलिए एक पूरा का पूरा यहाँ पाठ दिया है, तो यदि हम एकदम से इस पाठ को पढ़वा देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि हम इसके फैक्ट करके पढ़ाएं बच्चे को, ठीक है, छोटे छोटे खंड में बांट लें, ठीक है, तो बच्चा समझेगा। इसके बाद फिर जब एक एक पार्ट्स को वो समझ जाएगा तो फिर इस पूरे पाठ को जोड़ करके यदि आप बताएंगे तो भी समझ लेगा। तो ये होता है विश्लेषण से संश्लेषण। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जंगलों के दोहन या कटाई से होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करके यह सारांश प्रस्तुत किया जाता है कि जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुभव से तर्क की ओर। तो अनुभव से तर्क की ओर मतलब बच्चा जो अपने निजी जीवन के अनुभव लेकर विद्यालय आता है, पहले उनको
प्रेरित करें कि आप ऐसा सीख सकते हैं, उनको बताएं। ठीक है, तो जो उसके अनुभव होंगे वो जल्दी सीखेगा। फिर इसी से उसको दूसरे चीज़ों के बारे में तर्क के माध्यम से बताएं। ठीक है, जैसे दिया है कि कोई बालक यह कहता है कि हल्दी लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है, वहीं दूसरा बालक कहता है कि लौंग से उसका दांत का दर्द ठीक हो जाता है और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोनों का तर्क है कि वे बिना दवाई खाए सही हो जाते हैं। उनको यह बताया जा सकता है कि कुछ मसालों को दवाई के रूप में प्रयोग करते, तर्क दिया बच्चों को। ठीक है, बच्चों का अनुभव उन्हें संसार से जोड़ने, विचार विमर्श करने, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट आपका सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। वही जो दिख रहा है मूर्त, जो नहीं दिख रहा वो अप्रत्यक्ष, तो वही बात है बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है ग्रहों उपग्रहों के विषय में, मतलब सिद्धांतों के नाम आपको याद रख लेने हैं, फिर आप आसानी से बता देंगे। कहा है ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारे, सूर्य, चंद्रमा के विषय में पढ़ाएं, ताकि बच्चे इनसे ये जब परिचित होंगे तो वो इनको आसानी से समझ लेंगे जो दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो बालकों को ज्ञान होता है पर अनिश्चित और अस्पष्ट, तो उसके ज्ञान को शुरुआती मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर हम अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो अनिश्चित मतलब इसका कोई नियम व्यवस्था नहीं होती, उनको जो अपना परिवेशीय ज्ञान होता है वही मिलता है, तो जो अनिश्चित होता है, लेकिन फिर हम इस अनिश्चित ज्ञान को एक नियमबद्ध तरीके से निश्चित में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण के सूत्र हैं आपके विज्ञान शिक्षण के। ठीक है, और कुछ सिद्धांत आपको बता दिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में दिया है, हम उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें। धन्यवाद।